तो हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के फिजिक्स की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट फाइनली आज वो क्लास में लेकर आया हूं ना जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। बहुत सारे हमारे बच्चे कह रहे थे सर जी आप 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ाइए, यानी कि वन शॉट वीडियो लेकर आइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है ना स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर 2 का वन शॉट वीडियो है। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना, आज पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। अब कोचिंग की आवश्यकता नहीं है बच्चों, मत लेना टेंशन जब तक है आपका भाई शुभम। इस चैप्टर में यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, सभी फॉर्मूले को पढ़ेंगे, सभी न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे और सारे डेरिवेशन जो 5-5 नंबर के आते हैं ना उनको भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्लास है तो 2 लाइन आपके लिए हो जाए बच्चों। देखो आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इसको भरी कर देना, ठीक है। मतलब अगर आपने आज रास्ता बना लिया है, आज टारगेट रख लिया है कि मैं इस बार टॉपर बनूंगा, तो एक दिन मंजिल भी मिल जाएगी और हौसलों से भरी ये उड़ान, ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो चलो भैया शुरू करते। पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में पढ़ते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है। आज हम चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। वैद्युत विभव हमारा हेडिंग है, बहुत प्यारा सा। चैप्टर का जो नाम है वही हम पढ़ रहे हैं पहले। वैद्युत विभव, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है ध्यान से समझो। देखो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मान लो मेरे भाई, मान लो यहां पर एक बिंदु है, ये देखो यहां पर एक बिंदु है, इसको नाम दे देते हैं अनंत। क्या नाम दे देंगे? अनंत। अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। धन परीक्षण आवेश को हम लोग डिनोट कर देंगे किससे? प्लस क्यू नॉट से, ठीक है, प्लस क्यू नॉट से। अब मान लो कि यहां पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। यहां पे देख लो कुछ ऐसे मैं मान लेता हूं, ये देखो कुछ ऐसे एक वैद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है। इसको भी नाम दे देंगे हम वैद्युत क्षेत्र। देखो मैं समझाने के लिए ये सारी चीजें आपको कर रहा हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो डेफिनेशन को पहले समझो। एकांक धन परीक्षण आवेश को, ये जो एकांक धन परीक्षण आवेश है प्लस क्यू नॉट, धन परीक्षण आवेश जो होता है एक टेस्ट के लिए एक छोटा सा आवेश होता है, ठीक है। इसको अनंत से, इस अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, मतलब इस प्लस क्यू नॉट को आप इस वैद्युत क्षेत्र में ले आइए और जितना कार्य करना पड़ेगा अनंत से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में, उसी को उस बिंदु पर वैद्युत विभव हम बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भैया, इसको खिसकाते खिसकाते हम लेके आ जाते हैं, थोड़ा सीधा आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ये देखो खिसकाते खिसकाते इस धन परीक्षण आवेश को हम इस वैद्युत क्षेत्र में ले आए हैं। देखो ये वाला धन परीक्षण आवेश जो है अब यहां पे आ चुका है, ये देखो ये प्लस क्यू नॉट जो है अब यहां पे आ चुका है, ठीक है। तो इस अनंत से धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य W करना पड़ेगा उसी को ही हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव बोलेंगे। मतलब बहुत सिंपल सा ये है, ठीक है। W जो है ये कार्य है,
कार्य है। तो एक बार मैं फिर से समझा दूं, देखो ध्यान से। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो हमने अनंत पर भैया एक धन परीक्षण आवेश ले लिया, यहां पे एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य हमें करना पड़ा उसी को ही हम वैद्युत विभव बोलेंगे, ठीक है। अब आप लिख लीजिए, यदि धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा। देखो वैद्युत विभव को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, आप लोग चित्र को थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो स्क्रीनशॉट हो गया। यहां पे लिख दीजिए वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। किससे मेरे भाई? वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा उसको समझ लो, ठीक है। वैद्युत विभव का फॉर्मूला जो होगा आप लोग लिख दीजिएगा, यदि अल्प धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव V होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू जो हमें कार्य करना पड़ा है W और जो धन परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, बस इसी के अनुपात को ही हम कहेंगे मेरे भाई वैद्युत विभव। यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा वैद्युत विभव का। तो ये आपका वैद्युत विभव होगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, यानी कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो W कार्य करना पड़ता है ना, उसी को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, इसको नोट करो, फिर इसका मात्रक, बीमा, राशि जो कुछ भी है सबको हम जानेंगे। चलो इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, चलिए इसका मात्रक देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया, इसी से हम राशि, मात्रक, बीमा जो कुछ भी है सबको निकालेंगे। ये आपने नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, थोड़ा अच्छे से डीपली निकालते हैं, ठीक है। चलो यहीं पे इसका राशि और मात्रक भी समझ लेते हैं। देखो यहां पे हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे, हमें फॉर्मूला पता ही है भैया कि फॉर्मूला हमारा वैद्युत विभव का V इक्वल टू होता है W अपान क्यू नॉट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है वैद्युत विभव का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया। अब राशि की अगर बात की जाए, कोई पूछे भैया ये कैसी राशि है, तो राशि की अगर बात की जाए, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये अदिश राशि है आपकी, अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि। अब आपसे कोई पूछे भैया मात्रक क्या होता है, मात्रक जानना तो बहुत जरूरी है। तो यहां पे हम मात्रक को भी समझ लेते हैं। मात्रक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो मात्रक जो इसका होगा आप खुद ही बताएं, इसका मात्रक क्या होगा। देखो W है कार्य का मात्रक होता है जूल प्रति, Q है आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो सिंपल है, इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, या इसका मात्रक हम वोल्ट भी लिखते हैं, ये ध्यान रखना, वोल्ट भी इसका मात्रक हम लिखते हैं। आपने कहीं नहीं, हमेशा आप सुनते हैं विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका दो मात्रक होता है, एक तो जूल प्रति कूलाम हमारे फॉर्मूले से, एक वोल्ट होता है। समझ में आ गया। अब बीमा अगर बात की जाए, इसकी बीमा क्या होगी, बीमा मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर मैं वैसे बताना चाहूं तो मैं बता सकता हूं कि इसकी बीमा होगी ML2 T-3A-1, ये इसकी बीमा हो जाएगी, ऐसे मैं बता सकता हूं। लेकिन अगर इसको निकलवाऊं भैया कि कैसे इसकी बीमा हम निकालेंगे, तो चलो उसको निकाल भी देते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो देखो V की अगर बीमा निकालनी है तो V इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है W अपान Q होता है या W अपान Q नॉट होता है, ठीक है। तो अगर V की बीमा निकालनी है आपको तो V इक्वल टू आपको लिखना होगा, देखो W की बीमा क्या होती है, W की बीमा होती है ML2 T-2, ये होती है कार्य की बीमा ML2 T-2, ठीक है। अपान Q इक्वल टू IT होता है, तो इसकी बीमा 80 हो जाएगा,
ठीक है। अब v इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे हमारा ml2t-2 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो 80 है ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा a-1 एंड t-1, t-1। ठीक है, इसको जोड़ घटा देंगे भैया तो हमारी v की विमा आ जाएगी, तो v इक्वल टू हमारा आ जाएगा, मतलब v की विमा हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, देखो ml2t-2 है, ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा और a-1 हो जाएगा। यही विमा आई जो मैंने बताया था ml2t-3 a-1। भैया वही तो मैंने भी निकाला है। क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हलवा है भाई, उठाकर खा लो चिम्मच से। तो विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। V इक्वल टू W/Q0 होता है, राशि अदिश है, मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होगा, विमा ml2t-3 a-1 होगा। आपको मैंने निकालना भी सिखा दिया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट लो। ठीक है, हो गया। चलो भैया इसको इरेज करते हैं हम, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और डेफिनेशन समझ लो, छोटा सा समझना जरूरी है। ये देखो भैया, खुल जा, ये देखो एक बोल्ट क्या होता है इसको मैं बता दूं। एक बोल्ट, बस इसका डेफिनेशन समझ लो। जैसे मैंने बताया कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य W करना पड़ता है उसको वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव का मात्रक बोल्ट होता है। तो एक बोल्ट की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए क्या बताओगे मेरे भाई, देखो यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। मतलब अगर अल्पधन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ेगा तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। यानी कि 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा, मैंने बताया था 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, यही हो जाएगी 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की ये परिभाषा हो जाएगी भैया मेरे 1 जूल प्रति कूलम। ये डेफिनेशन हो गया, ये फार्मूला हो गया। चलो इसको भी नोट करो भैया, वही V इक्वल टू W/Q, उसी फॉर्मूले पे मैंने रख दिया है। V मतलब 1 वोल्ट, विभव का मात्रक, कार्य का मात्रक 1 जूल, यहां पे मैंने मान लिया प्रति आवेश कूलम। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा हो चुकी है। इसका भी स्क्रीनशॉट देने का मैं मौका दे देता हूं आपको, ले लीजिए फटाफट। चलो ये भी हो गया। एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको पहले ही बताया था भैया, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। ये टॉपिक भी पढ़ लो। वैद्युत विभव तो आपने पढ़ लिया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत विभवांतर क्या होता है इसको जान लो। वैद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ध्यान से, वही सेम प्रोसेस, थोड़ा सा चेंजेस है जो आपको भी करना। देखो, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। जैसे विभव क्या था, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता था उसको हम वैद्युत विभव कहते थे। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे वैद्युत क्षेत्र से ही वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश को दूसरे आवेश के पास ले जाया जाएगा। मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, वहां पे अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा था, यहां पे वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जा रहा है। जैसे देखो, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ये आपका क्रिएट है मान लो। ठीक है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, नाम दे देते हैं भाई, नामकरण करना जरूरी है। ये आपका है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, मान लीजिए इसी वैद्युत क्षेत्र में आपका एक बिंदु स्थित है, यहां पर एक बिंदु है और यहां पर आपका एक बिंदु है। इस बिंदु को नाम दे देते हैं मेरे भाई, इस बिंदु को हम लोग नाम दे देंगे, देखो हाँ व्हाइट कलर से मैं दे देता हूं, इस बिंदु को नाम दे देंगे A और इस बिंदु को नाम दे देंगे B। मान लीजिए इस बिंदु A पर आपका
प्लस क्यू नॉट कूलाम प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, यानी कि अल्पधन परीक्षण आवेश स्थित है। तो इस अल्पधन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, मान लीजिए हम इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी पर ले जा रहे हैं, ठीक है, बिंदु बी पर हम लेकर चले आए, तो यही धन परीक्षण आवेश अब यहां पे आ चुका है, ठीक है, यहां पे आ गया है। तो वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हमें W करना पड़ेगा, उसी को ही हम वैद्युत विभवांतर कहेंगे। और वैद्युत विभवांतर को हम लोग डिनोट करते हैं VA माइनस VV से, VA माइनस VV, ये वैद्युत विभवांतर को हम इससे डिनोट करते हैं। मतलब सिंपल सा है, एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें दो बिंदु है, एक बिंदु ए बिंदु बी है। मान लो बिंदु ए पर प्लस क्यू नॉट आवेश है, अब हमें प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी पर लेकर जाना है, तो जो कार्य करना पड़ेगा हमें बिंदु ए से बिंदु बी पर लेकर जाने में, धन परीक्षण आवेश को ले जाने में, वही उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। पढ़ लो ध्यान से, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य W करना पड़ेगा, उसी को वैद्युत विभवांतर बोलेंगे। चलो फिगर आप बना लो, ऐसे फिगर बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन बना लो। इसको VA माइनस BB से डिनोट करते हैं, तो भैया फार्मूला क्या हो जाएगा, वही सेम फार्मूला रहेगा, VA माइनस VV यहां पे हो जाएगा इक्वल टू फार्मूला वही वाला रहेगा, W अपान क्यू नॉट, W अपान क्यू नॉट कर दीजिए अच्छे से, ठीक है, क्यू नॉट। बस भैया यही फार्मूला आपका हो जाएगा, VA माइनस VV इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। मात्रक भी अप्रॉक्स सेम होगा, मात्रक जो होगा इसका भी वही होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है, मात्रक भी वही होगा। राशि अगर पूछी जाए, हमारा किस्मत में राशि बदमाशी लिखल बा, ठीक है, आपके किस्मत में पढ़ाई लिखा है, तो राशि जो है ये भी अदिश राशि ही होगी, अदिश, अदिश, ठीक है, राशि। तो समझ में आ गया, वैद्युत विभवांतर भी समझ में आ गया मेरे भाई। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, VA माइनस VV इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट ही होगा और राशि ये अदिश होगी। चलो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसकी परिभाषा देखो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक होता है, ठीक है। आगे देखो, जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में होता है, जिसका प्रयोग हम परमाणु भौतिकी में, एटॉमिक फिजिक्स में करते हैं। अब देखो इसका डेफिनेशन जो एक्चुअल है उसको समझ लो। ये तो हमने जान लिया भैया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में होता है। बट यहां पे इसका डेफिनेशन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम EV से डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, देखो ऐसे कुछ लिखेंगे EV, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कार्य होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन को, मान लो ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर लेकर आना है ना, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा W, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, जबकि उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होना चाहिए वो 1 वोल्ट होना चाहिए। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गया। एक छोटा सा डेफिनेशन और है, उसको भी समझते हैं, फिर हम वैल्यूज को समझेंगे।
देंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। देखिए आगे क्या है, इसका डेफिनेशन एक और है। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी एक और परिभाषा है, उसको भी समझ लो मेरे भाई कि आखिर परिभाषा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। देखो भैया, डेफिनेशन आपका ये भी आप लिख सकते हैं अगर पूछा जाता है, और इसको भी लिख सकते हैं, दोनों लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है, ठीक है। अब हम एक एक की वैल्यू आपको बता देते हैं, देखो ध्यान से समझो, एक एक की हम लोग वैल्यू देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 eV, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है भैया, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल, ठीक है। ये होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, यहां पे जूल होगा, वहां पे कूलाम होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कोई कहे कि भैया 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू बताओ, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यानी कि 1 keV। 1 keV की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, अगर 1 keV की वैल्यू निकालनी है ना, तो जो ऊपर है इसमें 1000 से गुणा कर दो। मतलब जैसे देखो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है, अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है तो इसको 1000 से गुणा कर दो, ठीक है। अब 1000 से गुणा करोगे तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3। अब 19 प्लस माइनस माइनस होता है, 19 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -16। देखो 19 में से 3 जाएगा तो 16 बचेगा, ठीक है। तो यहां पे जो इसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1.6 गुणे 10 के पावर -16 जूल, ठीक है। ये हो गया, ये हो जाएगी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है, गर्मी है भैया, गर्मी में पसीना तो आएगा ही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी समझ लो, ये भी कभी कभी आता है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, इसको हम लोग लिखेंगे 1 MeV। देखो MeV काफी ज्यादा आता है भैया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब बहुत आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स में। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब भैया इसको इसमें से 3 घटा दो, मतलब इसमें जो आपका किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है इसमें आपको 1000 से गुणा कर देना है, तो आपका आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -13। देखो इसमें फिर भी 3 चला जाएगा तो जूल हो जाएगा। ये हो गया 1 MeV की वैल्यू, मतलब समझ रहे हो। देखो भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो हमने 1.6 गुणे 10 के पावर -19 लिखा। अब जब मिलियन की बात आएगी, मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। देखो इकाई दुहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, अभी तो लाख ही हुआ नहीं, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 10 लाख हो गया, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 जीरो है भैया, तो 10 के पावर -19 में से 1 मिलियन को गुणा कर देंगे तो 1 मिलियन का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। मतलब इसी में से आपको गुणा करते हुए चलना है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की निकालनी है भैया, तो किलो का मतलब 1000 से गुणा कर दो तो आपका 1.6 गुणे 10 के पावर -16 जूल आ गया। फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है, तो मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख का मतलब 10 एक के बाद 6 जीरो, तो 10 के पावर 6 लिखेंगे, 19 में से 6 घटाएंगे 10 के पावर -13 हो जाएगा। अब 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी मैं बता देता हूं, ठीक है। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे 1 BeV से। 1 VeV की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी भैया, तो बिलियन में 9 जीरो होते हैं, बिलियन का मतलब 1 के बाद 9 जीरो, तो भैया 19 में से उसको हम गुणा कर देंगे 9 जीरो को, तो हमारा हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -10। देखो भैया -19 है, इसको 10 के पावर 10 से गुणा करोगे, सॉरी 10 के पावर 9 से गुणा करोगे तो आपका 19 में से घट जाएगा, तो 10 की पावर -10 जूल आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो परिभाषा मैंने बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होगी 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 keV की वैल्यू होगी 1.6 गुणे 10 के पावर -16 जूल। उसके बाद में 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 MeV की वैल्यू होगी 1.6 गुणे 10 के पावर -13 जूल। और उसके बाद में 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 BeV की वैल्यू होगी 1.6 गुणे 10 के पावर -10 जूल। तो ये सारी वैल्यूज आपको समझ में आ गई, इसको पहले नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े भैया, नेक्स्ट टॉपिक। डेरिवेशन का नाम क्या है समझ लो भैया। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में आपको किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। और ऐसे ही मैंने एक डेरिवेशन कराया था चैप्टर 1 में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो डेरिवेशन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। लगभग थोड़ा बहुत उसी से मिलता जुलता है, ध्यान से समझना। तो जब भी हम डेरिवेशन की बात करें बच्चों, तो डेरिवेशन अगर आपको करना है ना, तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए। और एक काम कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा भैया, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले नाम क्या है। जब भी हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे पहले इसका चित्र बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे। तो देखो ध्यान से समझो, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो हमें सबसे पहले लेना है बच्चों एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। देखो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, लेकिन अभी वैद्युत द्विध्रुव कहां हुआ है? देखो वैद्युत द्विध्रुव जो है वो -q तथा दो विपरीत प्रकार के आवेश, एक हो जाएगा आपका -q, ठीक है, एक को हम मान लेते हैं -q और दूसरे को मान लेते हैं +q, ठीक है। तो ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इनके बीच की जो दूरी लेंगे ना, उसको हम मान लेते हैं 2l। और ये वैद्युत द्विध्रुव जो है किसी ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज समझो, डेरिवेशन था कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हमें एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है। वैद्युत द्विध्रुव को नाम भी दे देते हैं भैया, इसको मान लेते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसको A कह देते हैं और इसको नाम दे देते हैं B, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं B। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है ना जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। 2l जो है
इनके बीच की दूरी है। समझ में आ गया? तो हमने वैद्युत द्विध्रुव तो ले लिया, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है हमें। इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, मान लीजिए इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को हम नाम दे देंगे O, मध्य बिंदु O है। अब इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहां पे r मीटर की दूरी पर यहां पर एक बिंदु स्थित है, ठीक है, यहां पे एक बिंदु P स्थित है, इसी पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ये जो P है ना, इस वैद्युत द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? r मीटर की दूरी पर ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा स्थित है। इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। दूरी इसमें हम लिख देते हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो है r मीटर, या हम केवल r ही रहने देते हैं, ठीक है, केवल r ही रहने देंगे। तो ये r मीटर की दूरी पर स्थित है और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल सा है। अभी जो हमें डेरिवेशन के नाम में छिपा था ना, उसी को लेकर हमने फिगर बनाया है। डेरिवेशन था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, उसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P मान लिया, ठीक है, जो कि इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ये अक्षीय स्थिति है इस वैद्युत द्विध्रुव का। अब अगर आपको वैद्युत विभव निकालना है ना, तो आपको करना क्या होगा? ध्यान से समझना अब बातों को। देखो, सबसे पहले आपको निकालना होगा इस प्लस Q। देखो एक चीज और समझ लो, यहां पे एक चीज और ध्यान देना। देखो माइनस Q और प्लस Q के बीच की दूरी 2L है, तो बताओ माइनस Q और O के बीच की दूरी कितनी होगी? मध्य बिंदु है तो इनके बीच की दूरी L हो जाएगी, ठीक है, और यहां से O से प्लस Q के बीच की दूरी भी L हो जाएगी। कितनी? L हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2L को अगर दो भागों में हम डिवाइड करेंगे ना, तो L प्लस L इक्वल टू 2L। तो अगर आपका माइनस Q से प्लस Q के बीच की दूरी 2L है, तो इसका मध्य बिंदु O है अगर, तो माइनस Q से O के बीच की दूरी L होगी और O से प्लस Q के बीच की दूरी भी L होगी। इसी 2L को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस प्लस Q से P के बीच की दूरी निकालनी है, क्योंकि जब भी आप वैद्युत विभव निकालेंगे ना, तो आपको प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, दोनों को निकालना होगा, फिर परिणामी विभव निकालना होगा। तो प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, बता सकता है कोई? प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी? देखो भैया ध्यान से समझो, O से P के बीच की दूरी R है और प्लस Q से O के बीच की दूरी L है। तो आपको इस पूरी R वाली दूरी में से इस L वाली दूरी को अगर आप लोग घटा देंगे, तो हमारा प्लस Q से P के बीच की दूरी आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा R माइनस L, ठीक है, ये हो जाएगा R माइनस L। समझ में आया कि नहीं? देखो यहां O से P के बीच की दूरी O R है, ठीक है, और यहां से प्लस Q से O के बीच की दूरी L है। अब हमें इतनी दूरी निकालनी है, तो R में से L को घटा दो, प्लस Q से P के बीच की दूरी निकल आएगी। अब ऐसे ही यहां पे भी करना है आपको। देखो माइनस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, इसको भी समझ लो थोड़ा सा। माइनस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी? देखो इस P से O के बीच की दूरी R है और O से माइनस Q के बीच की दूरी L है। अब आपको ये पूरी दूरी निकालनी है, तो R और L को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा R प्लस L। समझ में आ गया? ये आपका हो जाएगा भैया माइनस Q से P के बीच की दूरी। समझ में आया? ये डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो देखो अब हम इस फिगर को समझाते हैं एक बार फिर से, फिर हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। हमें सॉल्व करना था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जो कि माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2L है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O मान लिया। इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है।
अब हमने क्या किया, माइनस क्यू से ओ के बीच की दूरी को एल मान लिया और प्लस क्यू से ओ के बीच की दूरी को एल मान लिया, क्योंकि 2l को दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, l प्लस l। अब देखो क्या हुआ, हमने प्लस क्यू से p के बीच की दूरी निकाला तो r माइनस l आया, और माइनस क्यू से p के बीच की दूरी निकाला तो r प्लस l आ गया। अब इतना समझ में आपको आ गया है, फिगर समझ में आ गया। अब हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में और हम अपने डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पे हम वो चीजें लिख देंगे जो हमने फिगर में समझा। देखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। देखो, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव AB है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, इसको हमने लिख दिया। फिर वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। देखो भैया, ये जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा है माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। देखो, इस वैद्युत द्विध्रुव AB से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। अब समझो बच्चों, ध्यान से समझो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B = 1/4πε0 K × Q/R। ठीक है, ये होता है, ये डेरिवेशन मैं आपको पहले करा चुका हूं। तो पहले हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, क्योंकि दूरी हमें पता ही है, ठीक है। फिर हम परिणामी विभव निकाल लेंगे। तो यहां पे बच्चों हम लिखेंगे, ध्यान से समझना, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V = 1/4πε0 K × Q/R होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो इसको मान लेंगे हम V1, क्योंकि दो विभव हमारे हैं, एक माइनस Q आवेश के कारण अभी हम निकालेंगे। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 K × Q/R-L। मैंने आपको बताया था भैया यहां पे R-L होगा, क्योंकि यहां पे जो दूरी है ना प्लस Q से P के बीच की दूरी वो R-L है, तो R के जगह पर हम R-L को रख देंगे। इतना समझ में आया। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो इस साइड में निकाल देते हैं। देखो, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिंदु P पर विभव, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब यहां पे जो विभव होगा ना उसको V2 मान लेंगे, V2 मान लिया हमने, और V2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बच्चों 1/4πε0 K। देखो, K मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। अब यहां पे Q/R+L होगा, क्योंकि माइनस Q से P के बीच की दूरी R+L है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और ध्यान देना, यहां पे जो हमारा होगा वो होगा माइनस Q/R+L। माइनस Q हो जाएगा, क्योंकि माइनस Q आवेश के कारण हम बिंदु P पर विभव निकाल रहे हैं, तो माइनस Q ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, V2 = हमारा हो जाएगा, V2 = हो जाएगा ये माइनस को आगे लेंगे, माइनस 1/4πε0 K × Q/R
आर प्लस एल। अब हम निकालेंगे बच्चों बिंदु P पर परिणामी विभव, यानी कि जो हमारा ये बिंदु P है ना, इस पर परिणामी विभव क्या होगा। परिणामी विभव निकालने के लिए हमें B1 और B2 को जोड़ देना होगा, ठीक है। तो अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो कितना होगा बेटा, तो B इक्वल टू हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2। क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा परिणामी विभव आ जाएगा। तो V इक्वल टू होगा, देखो भैया अब B1 की वैल्यू कितनी है, बहुत इजी है। V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R माइनस L। तो यहां पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R माइनस L। ये है हमारे V1 की वैल्यू, प्लस V2 की वैल्यू हमारी क्या है, V2 की वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R प्लस L है ये, ठीक है, R प्लस L है, ठीक है। ये हो गया भैया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। देखो तो हमारा हो जाएगा V इक्वल टू, ध्यान से समझना, पूरा डेरिवेशन मैं करवाने वाला हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R माइनस L, और यहां पे प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। देखो प्लस था और ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R प्लस L। ये इतना हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, इतना समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो फटाफट, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इस इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R माइनस L है, इधर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R प्लस L। तो यहां पे देखो Q दोनों में है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, आगे देखो V इक्वल टू हो जाएगा, देखो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसको हम ले लेंगे कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, देखो 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L यहां पे बचेगा। देखो ध्यान से समझो, ये देखो, ठीक है, हमारा वो कहां गया लिखने वाला, ठीक है। ये देखो यहां पे आपका बचेगा 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L, ये आपका बचेगा बच्चों अंदर, ठीक है। समझ में आया, देखो ध्यान से समझो, ये हमने कॉमन ले लिया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो बचा क्या 1/R माइनस L और 1/R प्लस L, तो ये हमने ऐसे लिख दिया है। अब एक चीज बताओ आप लोग, शायद आपको पता ही हो, इतने भी छोटे नहीं हो, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, चलो इसको मैं पहले लिख देता हूं। ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, इनटू देखो 1/R माइनस L 1/R प्लस L है, तो यहां पे क्या करेंगे, R माइनस L और R प्लस L का एलसीएम ले लेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो R माइनस L से R माइनस L कैंसिल, तो ऊपर बचेगा R प्लस L और माइनस R माइनस L, ठीक है, ऐसे बचेगा आपका। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो हमारा हो जाएगा V इक्वल टू, ध्यान से समझना, अब बहुत इजी है, देखो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, इनटू, अब एक बात बताओ, ये नीचे R माइनस L इंटू R प्लस L है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे यहां पे R माइनस L इंटू R प्लस L है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हमारा हो जाएगा R प्लस L और ये आगे माइनस है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये R प्लस L हो जाएगा। देखो L जो माइनस में था वो प्लस में हो चुका है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझो, ज्यादा कुछ अब है नहीं खास, तो इसको भी समझ लेते हैं। V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, V इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q अपान 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इनटू ये देखो r से r कैंसिल हो गया, बचा l प्लस l यानी कि 2l बचा, 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, इतना बचा। अब एक काम करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना आप लोग, बहुत सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो यहां पे हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, ठीक है, इनटू ये q इंटू 2l का हम गुणा कर देते हैं, q इंटू 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपको पता ये लिख दीजिएगा साइड में, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, चूंकि q इंटू 2l ये किसके बराबर होता है, मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था, p इक्वल टू q इंटू 2l होता है। तो यहां पे लिख देंगे चूंकि P इक्वल टू हमारा होता है भैया Q इंटू 2L, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, ठीक है, ये हमारा होता है P का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इस Q इंटू 2L की जगह पर P लिख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें कुछ है नहीं, ध्यान से समझ लो, बस आपको करना क्या है, ये आपका आ गया v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे यदि l का मान, ठीक है, यदि l का मान r की अपेक्षा बहुत कम हो, यानी कि L इज लेस देन, ठीक है, मतलब यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, ठीक है, यानी कि L इज लेस देन R, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो L की वैल्यू हम लोग लेंगे बच्चों 0, तो L स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर की वैल्यू भी हो जाएगी 0, ठीक है, L स्क्वायर की वैल्यू भी 0 ले लेंगे। मतलब याद रखो, यहां पे देखो डेरिवेशन में हम लोग देखते हैं, यदि L का मान, देखो L का मान जो है माइनस Q से O के बीच की दूरी L है और O से P के बीच की दूरी R है, तो L का मान R की अपेक्षा कम है, तो हमने मान लिया यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो L की वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं फिजिक्स में, तो L के जगह पर हम रख देंगे 0, तो हमारा फॉर्मूला आएगा V इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान आर स्क्वायर। देखो L स्क्वायर के जगह पर 0 रखेंगे तो R स्क्वायर बचेगा और बोल्ट इसको लिख देंगे, बोल्ट, ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा डेरिवेशन, यही हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का फॉर्मूला। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अगर मान लीजिए ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था वो निर्वात या वायु में हो, क्योंकि हमने माना था कि वैद्युत द्विध्रुव हमारा किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, तो निर्वात अथवा वायु के लिए मैं इधर लिख देता हूं, चलो इस पेज में, निर्वात अथवा वायु के लिए इसके लिए बच्चों हम k की वैल्यू जो है उसको 1 मानते हैं, k की वैल्यू 1 मानते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला जो निकल कर आएगा, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला जो आएगा वो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहां पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर बोल्ट, ठीक है,
और यही हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का एक्चुअल फॉर्मूला। यहां पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता क्यों है, आवेश आर है दूरी। तो यही फॉर्मूला होगा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का। तो हमने आपको सारी चीजें बताई कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया AB जो कि -q तथा +q आवेश से मिलकर बना था, बीच की दूरी 2l थी। ठीक है, मतलब हमने आपको ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व करा दिया। आपको डेरिवेशन समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़े, हमें कहा जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हमें एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है ना जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। देखो यहां पे आपका एक वैद्युत द्विध्रुव मैं बना रहा हूं। देखो एक वैद्युत द्विध्रुव, इसको नाम दे दीजिए, जैसे मान लीजिए AB हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए जो है ये माइनस, इस पर आवेश जो है वो कितना है, -q है। ठीक है, कहां पे लिखूं मैं, चलो यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, -q है और जो आपका ये वाला B वाला है इस पर आवेश +q है। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है ना जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी, देखो इनके बीच की जो टोटल दूरी होगी वो होगी स्टूडेंट 2l। कितनी होगी, 2l होगी। अब ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव बन चुका है। अब ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है ना जिसका परावैद्युतांक k है। मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। तो ये समझ में आया, हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव यही है। देखो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, देखो एक -q है एक +q है, ये एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं। इसी को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब मान लीजिए इसका एक मध्य बिंदु है यहां पर O। इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, देखो यहां पे r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। इस बिंदु को नाम दे देंगे P। एक बिंदु P स्थित है। देखो ये निरक्षीय स्थिति है। अक्षीय स्थिति का जब मैंने डेरिवेशन कराया था तो मैंने साइड में आपको बिंदु P बताया था। यहां पे निरक्षीय स्थिति की बात की जा रही है तो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो मध्य बिंदु है वैद्युत द्विध्रुव का वो O है। ठीक है, कितना है ये, O है। और इस O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ये इसकी निरक्षीय स्थिति में स्थित है। अब देखो भैया सबसे पहले एक चीज और लिख दो यहां पे। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r है। कितनी है, r है। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग क्या कर दो, इसको आप लोग ऐसे मिला दो। देखो आप लोगों को इसको ऐसे मिला देना है, एक त्रिभुज की तरह बना देना है। ठीक है, ये देखो ये हमने मिला दिया। ठीक है, ऐसे मैंने मिला दिया। समझ में आया। अब एक चीज और समझो, इस फिगर में थोड़ा सा और समझो। देखो ये -q से +q के बीच की दूरी 2l है। तो बताओ -q से o के बीच की दूरी कितनी होगी, तो -q से o के बीच की जो दूरी होगी और o से +q के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, बताओ जल्दी से। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये l हो जाएगी और ये भी l हो जाएगा। देखो 2l को जब आप दो भागों में करेंगे, देखो -q से +q के बीच की दूरी 2l है। अब इसका मध्य बिंदु O है तो मध्य बिंदु का मतलब आधा, तो -q से O के बीच की दूरी l होगी और O से +q के बीच की दूरी l होगी। दोनों को जोड़ोगे तो 2l आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फिगर है। समझ में आ रहा है। तो हम फिर से इस फिगर को आपको समझा देते हैं, उसके बाद में हमें क्या करना होगा। देखो हमें यहां पे निकालना होगा -q से p के बीच की दूरी और +q से p के बीच की दूरी हमें निकालना होगा। तभी हम -q आवेश के कारण बिंदु p पर विभव निकाल पाएंगे और +q आवेश के कारण बिंदु p पर विभव निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इस फिगर को फिर से समझते हैं, ध्यान से समझना। हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया AB जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, अब इस वैद्युत द्विध्रुव
की जो अल्प दूरी है वो 2l है। ये वैद्युत द्विध्रुव जो है एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O हमने ले लिया। इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, हमने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। ठीक है, यहां पे -q से O के बीच की दूरी l हो जाएगी और +q से O के बीच की दूरी l हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी 2l है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखो त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा ये -q से P के बीच की दूरी निकल आएगी। कैसे? क्योंकि ये आपका क्या है, देखो ये आपका हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और कर्ण हमें निकालना है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय में पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। वो वाला फॉर्मूला लगाकर हम -q से P के बीच की दूरी निकाल लेंगे और वही आपका दूरी +q से P के बीच की दूरी भी वही होगी, क्योंकि यहां पे भी आधार l है, लंब r है। ठीक है, तो चलो भैया अगले पेज में हम देखते हैं जो जो मैंने चित्र में बताया वो हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, हम यहां पे वही लिखेंगे जो मैंने आपको फिगर में बताया था। देखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q कूलाम आवेशों से बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। देखो जो मैंने फिगर में बताया वही है। देखो वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, टोटल दूरी। ठीक है, आगे देखो क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। देखो इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो वही चीज मैंने लिखा जो इस फिगर में मैंने समझाया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज POA ले लेंगे जिससे हम -q से P के बीच की दूरी निकाल लेंगे। फिर त्रिभुज POB लेंगे। ठीक है, ये भी सेम जो वैल्यू यहां पे आएगी -q से P के बीच की दूरी वही यहां पे भी आएगी, +q से P के बीच की दूरी। तो यहां पे हम लिखेंगे, ध्यान देना, त्रिभुज POA में त्रिभुज PAO में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपने हाई स्कूल में मैथ में पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बच्चों कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर ये हमें कर्ण ये वाला निकालना, ये कर्ण है, ये होता है लंब, ये होता है आधार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर देना। अब कर्ण आपका क्या है, देखो PA आपका कर्ण है, PA आपका कर्ण है, PO आपका लंब है और OA आपका आधार है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम, ध्यान से समझना, कर्ण हमारा जो है वो है PA स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा, लंब कितना है, लंब आपका है PO स्क्वायर, क्या है PO स्क्वायर और प्लस आधार आपका है भैया, देख लो साइड में, OA स्क्वायर। ठीक है, OA स्क्वायर, ये इतना हो गया, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। देखो अब PA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, PA स्क्वायर इक्वल टू PO की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, PO की वैल्यू, देखो PO की वैल्यू है R, तो यहां पे हो जाएगा ये R स्क्वायर और प्लस OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू है L, स्मॉल l, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहीं पे हम साइड में चलते हैं। अब देखो ये PA स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। अगर हमें यहाँ पे PA की वैल्यू निकालनी है ना, यानी कि अगर हमें इस PA की बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करना होगा, इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा PA इक्वल टू, इस साइड में बता देता हूं, PA इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर। क्यों हुआ? क्योंकि देखो जब हम स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। समझ में आया? अब ये तो पीए की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे जो माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी है ना, वो आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से आप लोग लिख दीजिएगा, ये आ गई हमारे पीए की वैल्यू। इसके मतलब माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी हमारी आ गई। ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपसे कोई कहे भैया कि प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी क्या होगी? देखो माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी आ गई। जब दूरी पता होगी तभी तो हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकाल पाएंगे। अब प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखो अगर हम त्रिभुज पी वो ए को लेते हैं, पी वो बी को, तो यहां पे भी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार होगा। लंब है आर, आधार है यल, तो सेम वैल्यू इसकी भी आएगी। यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पे पीए बराबर पीबी, पीए बराबर पीबी, और दोनों की वैल्यू होगी बच्चों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू हमारी यही हो जाएगी, मतलब दोनों की वैल्यू हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा। यानी कि अगर बेसिक भाषा में समझें तो जो इनके बीच की दूरी होगी ना, वो भी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। देखो ये देखो, जो प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी होगी ना, वो भी आपकी यही होगी। देखो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी पूरी यहां तक, वो भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा। अब ये फिगर हमारा संपन्न होता है। अब हमें क्या करना है? माइनस क्यू आवेश के कारण पहले आपको प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकाल लेना है, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकाल लेंगे, फिर हम दोनों को जोड़ के परिणामी विभव निकाल लेंगे। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव हम निकाल लेते हैं। तो देखो ध्यान से समझो, यहां पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु पी पर विभव होगा, इसको मान लो बच्चों B1 मान लो। पहले विभव को B1 मान लो, दूसरे को हम B2 मान लेंगे। तो V1 इक्वल टू क्या होगा? मैंने आपको बताया था भैया, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान आर होता है। लेकिन यहां पे Q अपान आर नहीं होगा, R के जगह पर हम लिखेंगे प्लस Q से P के बीच की दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो इसी को हम लिख देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब माइनस Q आवेश के कारण निकाल लेंगे भैया, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब भैया माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो कितना होगा? तो इसको मान लेंगे हम V2। क्या मान लेंगे? V2 मान लेंगे। तो V2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझना, यहां पे आ जाएगा 1/4πε0 K इंटू माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहां पे माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो माइनस क्यू हो जाएगा। अब इसको माइनस को आगे ले आते हैं बच्चों, तो V2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू माइनस यहां पे आगे लगा दीजिए, माइनस इस माइनस को आगे कर दीजिए, तो माइनस 1/4πε0 K इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब दोनों को जोड़कर हम परिणामी विभव निकाल लेंगे। देखो हमें इस बिंदु P पर जो परिणामी विभव निकालना है ना, तो आप माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विभव आया है और जो प्लस क्यू आवेश के कारण आया है, दोनों को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर परिणामी विभव आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं और निकालते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं और बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बिंदु P पर
बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव, तो भैया परिणामी विभव निकालना है तो V इक्वल टू हम V1 और V2 दोनों को जोड़ देंगे तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब देखो भैया V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो V1 की वैल्यू कितनी है उसको रखेंगे और V2 की वैल्यू भी यहां पे रखेंगे। V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। प्लस लगाएंगे फिर ब्रैकेट में लिखेंगे V2 की वैल्यू, देखो V2 की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो यहां पे लिखेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये है बेसिकली। अब हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझना इसको, V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, देखो दोनों साइड में बराबर है, इधर भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इधर भी वही है। तो भैया जब दोनों को घटाया जाएगा ना तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा V इक्वल टू 0, हम यहीं पे लिख देंगे डायरेक्टली B इक्वल टू 0। भैया जब एक में से एक घटाओगे तो 0 आएगा ना, वैसे जब आप सेम डिजिट्स को घटाओगे तो 0 आएगा, मतलब इसको इससे घटाओगे सेम सेम है ना तो 0 ही आएगा। तो फाइनली हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव होता है वो 0 होता है, शून्य होता है। ऐसे डायरेक्टली डेरिवेशन भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है, ऐसे प्रूफ करने को दिया जाता है। तो फाइनली ये हमारा 0 आ चुका है और भैया यही होगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, ये 0 होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े भैया, नेक्स्ट टॉपिक है वो है संधारित्र की धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक माइक्रोफैरड एक पिकोफैरड की वैल्यू क्या होती है, ये सब हमें संधारित्र की धारिता में पढ़ना है। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों संधारित्र की धारिता। चलिए जान लेते हैं आखिर ये होता क्या है। देखो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। जैसे मैंने बताया था बच्चों की संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं, देखो ऐसे कुछ 2 प्लेटें होती हैं। तो अगर आपको इस संधारित्र की धारिता निकालनी है ना तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, उसकी एक प्लेट को जो दिया गया आवेश Q होगा तथा दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर V होगा, इसी के अनुपात के बराबर होगा संधारित्र की धारिता। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के बराबर होता है। बस हो गया। अब देखो भैया इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख लो, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मतलब धारिता को हम लोग जो है बच्चों C से प्रदर्शित करते हैं, जैसे बल को F से करते हैं ना, वैसे द्रव्यमान को M से, वैसे धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा बता दो, C इक्वल टू क्या होगा, देखो किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q, ठीक है, तथा उनके दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, इसी के अनुपात के बराबर होता है हमारा धारिता। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा C इक्वल टू Q अपान V।
समझ में आ गया। इसको मैं इरेज करता हूं, कोई खास इसका काम है नहीं, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज और समझ लो, यहां पे आपसे पूछा जाता है कि इसका मात्रक बता दो, मतलब धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया मात्रक इसका जानना, तो बता देते हैं वो भी हम। देखो क्यों क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, वी है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट, ये पहला मात्रक हो जाएगा। या इसी का एक और मात्रक होता है बच्चा पलटी, या इसी का मात्रक होता है फैरड। देखो धारिता का मात्रक फैरड भी होता है। बहुत ज्यादा डीप हमें नहीं जाना है, धारिता में जो पूछा जाता है एग्जाम में वो मैं बता रहा हूं, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब एक चीज और समझ लो बच्चों, एक वैल्यू होती है जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, वो है 1 माइक्रोफैरड की वैल्यू और 1 पिकोफैरड की वैल्यू कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों 1 माइक्रोफैरड जो होता है ना, वो 10 के पावर -6 फैरड के बराबर होता है। जैसे मान लो आपको 3 माइक्रोफैरड है, उसको फैरड में बदलना है ना, तो 3 गुणे 10 के पावर -6 कर देना, ठीक भैया। अब देखो 1 पिकोफैरड की जो वैल्यू होती है वो 10 के पावर -12 फैरड होती है। अगर आपको पिकोफैरड में को फैरड में बदलना होगा तो 10 के पावर -12 से गुणा करना होगा, ठीक है। बस इतना सा है बेटा, धारिता सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। किसी संधारित्र की धारिता क्या होती है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C = Q/V होता है। मात्रक इसका कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, और 1 माइक्रोफैरड की वैल्यू 10 के पावर -6 फैरड और 1 पिकोफैरड की वैल्यू 10 के पावर -12 फैरड होती है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया बच्चों। तो देखिए हमारा टॉपिक जो है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे दूसरे चैप्टर का। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब मैंने एक संधारित्र यहां पे ले रखा है, इनकी जो प्लेटें हैं ना वो समांतर हैं एक दूसरे के, पैरेलल हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो देखो हमने क्या किया है, बहुत ध्यान से समझना। एक हमने यहां संधारित्र की पहली प्लेट ले रखी है और इसी के समांतर एक दूसरी प्लेट है Y। मतलब पहली प्लेट को नाम दे दिया X, दूसरी प्लेट को नाम दे दिया Y। अब प्लेट है भैया तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, तो हमने प्लेट का क्षेत्रफल A मान लिया, मतलब A ही होता है क्षेत्रफल। तो मैंने सबसे पहले संधारित्र की 2 प्लेटें ली हैं X तथा Y, जो एक दूसरे के समांतर हैं। इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी भी होगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है, ये जो संधारित्र की पहली प्लेट है ना, इससे मैंने एक विद्युत रोधी स्टैंड से इसको जोड़ दिया है। ये जो आपको दिख रहा है विद्युत रोधी स्टैंड है, और जो ऐसे करके गया है ना, ये चालक तार है, ये वायर है, ठीक है। और हमारे प्लेट Y को भी मैंने विद्युत रोधी स्टैंडों से जोड़ दिया है, और यहां पे भी ऐसे वायर गया है। इतना समझ में आ गया। अब किसी विद्युत मशीन के द्वारा हम अपने प्लेट X को प्लस आवेश दे दिया हमने। देखो कोई भी विद्युत मशीन मैंने ले लिया और उससे मैंने प्लेट X को आवेश दे दिया प्लस आवेश। अब जब संधारित्र के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि जब हम इस प्लेट को प्लस आवेश देंगे ना, तो इसके प्रेरण के कारण इसके विपरीत जो Y प्लेट है इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जो ऋण आवेश होगा उसके विपरीत दिशा में प्लेट के इधर ना उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, एक बार मैं फिर से समझाता हूं। देखो हमने 2 प्लेटें ले ली हैं X तथा Y, जो कि एक दूसरे के समांतर हैं। दोनों को हमने विद्युत रोधी स्टैंडों से जोड़ दिया है। हमने प्लेट X को विद्युत मशीन के द्वारा धनावेश दिया, तो प्लेट Y पर उसके विपरीत दिशा में ऋण आवेश प्रेरण के द्वारा उत्पन्न हो गया, और Y प्लेट के इस दिशा में उतना ही धनावेश उत्पन्न हो गया। हमने क्या किया बच्चों, इस प्लेट को प्लेट
वाई को ना हमने ले जाकर वायर के द्वारा अपनी पृथ्वी से जोड़ दिया है। अब आपको बताइए भैया, पृथ्वी के जो धारिता है ना वो अनंत है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, तो क्या होगा, इस पृथ्वी से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे, और ये जो धनावेश है ना इसको इलेक्ट्रॉन जो है निरावेशित कर देंगे। हमारे पृथ्वी की धारिता अनंत है क्योंकि उसमें बहुत सारे आवेश हैं। अब बहुत सारे आवेश होंगे तो Q जो है वो C के समानुपाती होता है, यानी कि C धारिता जो है वो Q के समानुपाती होती है। जितना आवेश होगा उतनी धारिता होगी। तो हमारे पृथ्वी में बहुत सारे आवेश हैं तो इसकी धारिता भी अनंत होगी। ठीक है, समझ में आया? तो इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया। अब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और प्लेट Y के जो इधर धनावेश थे उसको निरावेशित कर देंगे। इतना समझ में आया? अब इन प्लेटों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी बच्चों। इनके बीच की जो दूरी है ना, देखो इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग कुछ इस टाइप से। ठीक है, ऐसे नीचे भी कर लेना, जगह नहीं है तो यहां पे इन प्लेटों के जो बीच की दूरी है ना वो बच्चों है d। कितनी है? d है। मतलब प्लेट x और प्लेट y के जो बीच की दूरी है वो d है। इतना समझ में आ गया? बहुत सिंपल है ये फिगर। अगर आप समझ गए ना तो बहुत आसानी से आप लोग इस डेरिवेशन को कर पाएंगे। हम एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो हमने संधारित्र की दो प्लेटें ली हैं, ठीक है, दोनों को विद्युत रोधी स्टैंडों पर जोड़ दिया है। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल a है। अब हमने किसी विद्युत मशीन द्वारा प्लेट x को धनावेश दिया तो प्लेट y पर उतना ही ऋणावेश प्रेरण के कारण उत्पन्न हो गया। प्लेट y के इस दिशा में उतना ही धनावेश उत्पन्न हुआ। अब प्लेट y को हमने ले जाकर तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया। अब पृथ्वी की धारिता अनंत है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस धनावेश को निरावेशित कर देंगे। इस प्लेट के जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वो d है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इनके बीच की दूरी है वो d है। बस इतना आपको फिगर में समझना था। अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। थोड़ा सा लिख दो, ऐसे लिख दो, x तथा y दो समतल प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी d है। मतलब x और y दो समतल प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है और उनके बीच की दूरी बच्चों d है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि उन दोनों प्लेटों को विद्युत रोधी स्टैंडों से जोड़ दिया गया है, प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, पृथ्वी की धारिता अनंत है। थोड़ा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अपने डेरिवेशन की तरफ। देखो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, एक समान व विपरीत प्रकार के आवेश दो समतल समांतर चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है। वो होता है बच्चों E इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है मैंने गॉस के नियम के अनुप्रयोग में बताया था, तो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको मान लेंगे बच्चा पार्टी समीकरण नंबर 1। मतलब एक समान व विपरीत प्रकार के आवेश दो समतल समांतर चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, जैसे ये प्लेट हमने ले रखा है इसमें कितने आवेश हैं उसी को ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होता है कि पार्टिकुलर एरिया में कितने आवेश हैं वही होता है हमारा सिग्मा। ठीक है, और A आपका एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। इतना समझ में आ गया? ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या लिखेंगे? प्रत्येक प्लेट पर आवेश, देखो हम फॉर्मूला सिग्मा वाला अब लिखेंगे। देखो ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक प्लेट पर आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है बच्चों? मान लो प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश है बच्चों वो Q है, Q तथा क्षेत्रफल, ठीक है, तथा क्षेत्रफल, कितना है? क्षेत्रफल तो मैंने बता ही रखा है A है। ठीक है, A है। तो बताओ सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? अब मैंने आपको बताया सिग्मा क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में कितने आवेश हैं उसी के अनुपात को ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होता है। इसका फॉर्मूला होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व का। मतलब इस सिग्मा के जगह पर अब हम Q अपान A रखेंगे। इसको भी मान लीजिए समीकरण नंबर बेटा 2। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आ गया? अब आप एक काम कीजिए, इस सिग्मा का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, चलो रखते हैं बेटा। लिखेंगे सिग्मा का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारा समीकरण 1 क्या है, बहुत ध्यान से समझना। समीकरण 1 हमारा E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इसको ऐसे लिखेंगे E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा है बच्चों फॉर्मूला। अब इस पर हमें वैल्यू रखना है, तो E इक्वल टू देखो सिग्मा के जगह पर क्या रख देंगे, सिग्मा का, क्योंकि हम सिग्मा का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो सिग्मा के जगह पर Q अपान A रख देंगे, तो यहां पे हो जाएगा Q अपान A और अपान एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट के नीचे भी हम एक मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिग्मा की जगह पर मैंने ये रख दिया है। अब देखो ये जो हमारा फाइनली जो हमारा होगा ना, थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझो, सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा तो Q हो जाएगा अपान A का गुणा एप्सिलॉन नॉट से होगा तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 3। कुछ है नहीं भाई, बिल्कुल हलवा है, हम तो इसको कुछ नहीं समझते, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। मतलब इतना प्रोसेस समझ में आ गया कि नहीं। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होगी वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। अब प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q तथा क्षेत्रफल A है, तो सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होता है। हमने समीकरण सिग्मा का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो हमारा आ गया E इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। अब माना कि दोनों प्लेटों के बीच, ऐसे लिख दो, माना कि दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है, भैया विभवांतर को V से ही डिनोट करते हैं, V है, ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी, कितनी है बच्चों, D है, कितनी है, D है। तो मान लीजिए कि जो दोनों प्लेटें हमारी थी, देखो यहां पे ये दोनों प्लेटें जो है ना, इनके बीच का जो विभव है वो V है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, D है, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, तो हमारा E इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी V अपान D, E इक्वल टू होता है V अपान D, या V इक्वल टू ED भी होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू अगर लिखेंगे तो E और D का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इंटू D। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है। मान लीजिए, माना कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है तथा इनके बीच की दूरी D है, तो E इक्वल टू V अपान D भी होता है, तो V इक्वल टू ED हो जाएगा। अब E का मान समीकरण 4 में रख देंगे। देखो E का जो मान है ना, ये वाला जो समीकरण 3 था, इसका मान समीकरण 4 में रख देंगे, तो हमारा डेरिवेशन लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं बच्चा पार्टी E का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो E का मान बच्चों समीकरण 4 में रख देंगे तो क्या होगा, देखो भैया E की वैल्यू हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, तो हमारा क्या है, V इक्वल टू ED है, तो यहां पे हम लिख देंगे V इक्वल टू हमारा क्या है, ED, E इंटू D, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, E की वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो V इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो बच्चों E की वैल्यू कितनी है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे कर देंगे Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, यानी कि QD अपान A एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्योंकि देखो हमें यहां पे C भी पता है, C पता है, Q इक्वल टू CB, C इक्वल टू Q अपान B होता है, ठीक है। तो V के जगह पर हम इसको रख देंगे वैल्यू को, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाइनली अब हम निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की
धारिता, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अब हम निकाल लेंगे। तो बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू जो हमारा होता है ना वो होता है Q अपान V। कितना होता है? C इक्वल टू Q अपान V। तो यहां पे अब हम वैल्यू रख देंगे, बहुत ध्यान से समझना। C इक्वल टू हो जाएगा, देखो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू हमें Q ही रहने देना है, कोई खास काम नहीं करना है। Q अपान V की वैल्यू हमारी है Q इंटू D, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू डी ए एप्सिलॉन नॉट। तो देखो Q के नीचे एक मानेंगे तो Q का गुणा जो हमारा होगा ना वो ए एप्सिलॉन नॉट से होगा। तो ये हमारा जाएगा Q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपान QD का गुणा 1 से होगा तो QD हो जाएगा। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा बच्चों ना वो मैं इस साइड में लिख देता हूं, थोड़ा हाईलाइटेड है और हमारा यही आंसर होगा। तो हमारा जो धारिता C आ जाएगी ना वो आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी? देखो ये ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, यही हमारा हो जाएगा आंसर और यही हो जाएगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। चलो इसको थोड़ा सा हाईलाइट हम लोग अब करते हैं, ये देखो, ठीक है, कलर चेंज भाई, ये देखो यही हो जाएगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है बेटा, यही होगा हमारा आंसर। समझ में आ गया? तो यही हमें निकालना था अब तक और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस अगर मान लीजिए ये जो आपका संधारित्र है ये किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, आप लिख दीजिएगा, माना संधारित्र किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, तो इसी फॉर्मूले को हम लिख देंगे C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपान D। यहां पे A है क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। बस डेरिवेशन हमारा हो गया, यही हमारा आंसर होगा बच्चों। आप यहां पे फैराड भी लिख देना, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान D फैराड लिख देना, ठीक है, ऐसे फैराड लिख देना और यही हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। तो समझ में आ गया डेरिवेशन? मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लो, बस हमारा हो जाएगा। देखो हमने क्या किया है, संधारित्र की दो प्लेटें ले ली X तथा Y जिसका क्षेत्रफल A है। अब मैंने दोनों संधारित्र को विद्युत रोधी स्टैंडों से जोड़ रखा है। संधारित्र की जो पहली प्लेट है X उसको मैंने किसी विद्युत मशीन द्वारा आवेश दिया प्लस आवेश, ठीक है, तो Y प्लेट पर प्रेरण के कारण उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इस Y प्लेट के इस दिशा में विपरीत दिशा में उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। हमने क्या किया है, प्लेट Y को पृथ्वी से जोड़ दिया। पृथ्वी की धारिता अनंत है, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस धनावेश को निरावेशित कर देंगे। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है बेटा। अब हमने लिखा था थोड़ा सा वही चीज लिखा मैंने कि x तथा y दो समतल प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी d है। एक समान व विपरीत प्रकार के आवेश दो समतल समांतर चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको समीकरण 1 माना। प्रत्येक प्लेट पर आवेश q तथा क्षेत्रफल a था तो सिग्मा इक्वल टू q अपान a हो जाएगा। सिग्मा का मान समीकरण 1 में हमने रखा तो E इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट आया। माना कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा इनके प्लेटों के बीच की दूरी d है तो E इक्वल टू V अपान d हो गया, यानी कि V इक्वल टू E इंटू d हो गया। ठीक है, अब E का मान समीकरण 4 में रख दिया तो V इक्वल टू QD अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हमने धारिता निकाल ली, C इक्वल टू Q अपान B, वैल्यू रखा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान d हो गया। यही हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अगर ये निर्वात अथवा अगर ये किसी ऐसे माध्यम में स्थित होगा जिसका परावैद्युतांक K होगा तो यहां पे फॉर्मूला होगा C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपान D। बस हो गया, समझ में आ गया डेरिवेशन। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना ये आपको फॉर्मूला समझ लेना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि देखो बच्चों न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, टॉपिक ये नहीं पूछा जाता, तो फॉर्मूला जान लो। देखो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है 1 अपान C इक्वल टू होता है 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ऐसे आपका फॉर्मूला होता है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का ये फॉर्मूला है। समझ में आ गया? अगर आपको संधारित्र की धारिता दी गई है, सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। माना संधारित्रों की संख्या n है, मान लीजिए कि संधारित्र और भी संधारित्र हैं, 3 के अलावा संधारित्र हैं, तो लिख दो माना संधारित्रों की
संधारित्रों की संख्या n है। मान लीजिए संधारित्र की जो संख्या है बेटा वो n है, ठीक है, n है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा भैया, तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख देंगे, देखो ध्यान से, 1/c = हम लिख देंगे, ये दूसरा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा बेटा, वही फॉर्मूला 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + 1/c4, ऐसे से करते आप 1/cn तक लिख सकते हैं। मतलब जितने ज्यादा संधारित्र इसमें लगे होंगे उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया? मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। अगर 4 संधारित्र हैं 1/c4 प्लस कर दो, ठीक है, 5 है 1/c5। तो माना संधारित्रों की संख्या n है, मान लीजिए संधारित्रों की संख्या और ज्यादा है तो आप इसी फॉर्मूले को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसको नोट कर लो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 संधारित्र की धारिता दी गई, 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे अगर, और अगर आपको श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाना होगा ना तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। अब समांतर क्रम की भी बात कर ले बच्चा पार्टी, तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c = जैसे वहां पे 1/c था, यहां पे c = c1 + c2 + c3, ऐसे करके आपका ये वाला फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये आपका इस टाइप का कुछ हो जाएगा, ठीक है। माना संधारित्रों की संख्या n है, ऐसे लिख दो, माना संधारित्रों की संख्या n है। माना संधारित्रों की संख्या अगर n है बच्चों, तो हमारा यही फॉर्मूला कुछ इस टाइप से हो जाएगा c = वही प्रोसेस, c = c1 + c2 + c3 और प्लस ऐसे से डॉट 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 करके +cn। मतलब जितना आपका संधारित्र है ना वो आप बढ़ाते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होगा। अगर आपके संधारित्र समांतर क्रम में है तो ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। बेटा चलो एक और टॉपिक देख लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। तो देखो स्थितिज ऊर्जा जो फॉर्मूला होता है ध्यान से समझ लो, स्थितिज ऊर्जा, ये जो फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी ना वो होता है U = इसको U से डिनोट करते हैं, U = हमारा होता है 1/2 Q² अपान C जूल, 1/2 Q² C जूल। ये फॉर्मूला हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा का। भैया यहाँ पे Q क्या है? आवेश है, C है धारिता। अब चूंकि आपको पता ही है, चूंकि Q = हमारा CB भी होता है, Q = कितना होता है बच्चों? Q = CB भी होता है। तो अब इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, इस Q के जगह पर CB रख देंगे तो हमारा हो जाएगा U = हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? देखो 1/2 आपका ऐसे ही है, देखो 1/2 आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इंटू Q के जगह पर CB कर देंगे तो ये CB का स्क्वायर हो जाएगा, CB का स्क्वायर अपान C, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको मैं साइड में थोड़ा सा सॉल्व करता हूं आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो U = हमारा हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, U = 1/2, देखो CB का स्क्वायर है तो इसको C² × V² लिखेंगे, अपान C लिख देंगे। अब देखो C से एक C कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा बेटा ना वो आ जाएगा U = 1/2, C आपका एक कैंसिल हो गया तो C बचा V² 1/2 CB² जूल। और ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ चुका है और यही फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला है भैया, ये फॉर्मूला आपको ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा। पहला फॉर्मूला U = 1/2 Q² अपान C। अब चूंकि Q = CB होता है तो U = 1/2 CB² भी होगा, C है धारिता, V है विभव, यहां पे हो जाएगा।
तो ये था हमारे चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का लास्ट टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ चुका होगा। पूरा चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी चैप्टर्स लाते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।